नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीर मीनाक्षी ने धीरे से अपनी राइफल नीचे कर ली। मैं बस सही काम कर रही हूं। क्या? कौन सी सही बात? रूहानी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? दानव देव दल का तो अब कोई अस्तित्व ही नहीं। राकेश के पास इस बार तो बख्तरबंद गाड़ियों का किराया भी नहीं है। अगर हम उसके साथ वापस गए तो हम सबको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसका कोई भविष्य नहीं है। उसे अपने साथ रखने से हम सब भी नीचे गिरेंगे। और वो आदमी लालची और लंपट है। उसने हम दोनों को परेशान किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उससे छुटकारा पाने का यही सही मौका है? वीर मीनाक्षी की बातों से आश्वस्त होकर रूहानी ने अपना मुंह खोला। लेकिन आमतौर पर शांत और सौम्य रहने वाली उस महिला को बंदूक उठाकर जान से मारने की कोशिश करते देख वो स्तब्ध रह गई। उसके सामने खड़ा व्यक्ति अपरिचित और डरावना लग रहा था। एक बात जो उसने जाहिर नहीं की वो ये थी कि उसे शक था कि वीर मीनाक्षी ने लक्ष्य की अपार क्षमता को देखते हुए बहुत पहले ही उसके खेमे में शामिल होने का फैसला कर लिया था। राकेश उसके लिए एक बाधा और एक टाइम बम की तरह था। वीर मीनाक्षी का उसे रास्ते से हटाने का कदम पूरी तरह निस्वार्थ नहीं था। राकेश की हत्या करने के बाद वीर मीनाक्षी ने तुरंत अपना फोन निकाला। डेमन गॉड स्क्वाड के विघटन की खबर ऑनलाइन पोस्ट की और सेना की आधिकारिक साइट पर एक संदेश छोड़कर राकेश, सिद्धार्थ और डेमन गॉड के बैंक खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया। दस्ते को भंग कर दिया गया, उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया। नियमानुसार दानव देवता एक युद्ध जनरल स्तर की टीम थी। तीनों युद्ध जनरलों की मृत्यु के बाद शेष दो योद्धाओं पर कोई दायित्व नहीं रह गया था। उन तीनों खातों को फ्रीज करने से बख्तरबंद गाड़ियों का खर्च निकल जाएगा, जिससे वीर मीनाक्षी और रूहानी पर कोई कर्ज नहीं रहेगा। जब सब कुछ हो गया तो वीर मीनाक्षी ने राकेश के शव को बाहर घसीटकर फेंक दिया। सब ठीक है रूहानी, चलो सोते हैं। थकीहारी वीर मीनाक्षी लेट गई और तुरंत सो गई। उसे सोते हुए देखकर रूहानी की आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। कौन जानता था कि वीर मीनाक्षी सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, कहीं उसके सोने का इंतजार तो नहीं कर रही थी। अगर वो सच में सो गई तो कहीं उसका हाल भी राकेश जैसा न हो जाए। करवटें बदलते हुए रूहानी को ये यकीन होता जा रहा था कि वो वीर मीनाक्षी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। उसे जाना ही होगा। डेमन गॉड स्क्वाड का अब कोई अस्तित्व नहीं था। इस निर्दयी महिला के साथ क्यों रहना? कुछ देर बाद रूहानी चुपचाप खड़ी हुई और खंडहर से दूर चली गई। रात हो चुकी थी। भटकने से डरते हुए उसने एक गुप्त रास्ता चुना और तब तक एक लोहे के टावर के आधार तक पहुंची। ये कभी इटावाहा काउंटी का टीवी स्टेशन हुआ करता था। ये टावर उसका प्रसारण स्तंभ था। 1000 साल बीत चुके थे। अधिकांश इमारतें ढह चुकी थी। फिर भी टावर अभी भी खड़ा था। इसके खंभों ने गिरते हुए मलबे को रोक लिया था, जिससे वो ढेर होकर टीले बन गया था। रूहानी एक दरार में रेंगकर घुस गई। छिपी हुई, सुरक्षित, एक अस्थायी शरणस्थल। सुरक्षित रूप से छिप जाने के बाद उसने आखिरकार राहत की सांस ली और आराम करने की तैयारी की। फिर दूर से भयंकर दहाड़े सुनाई देने लगी। ये तो विशाल तार के पेड़ वाले मानव भालू है। रूहानी ने बाहर झांका। 4 आकृतियां उसकी ओर तेजी से बढ़ी। आगे 2 इंसान, पीछे 2 विशालकाय भालू जैसे दिखने वाले इंसान। दोनों भालू घावों से ग्रसित थे, फिर भी भाग रहे जोड़े के पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़े। मनुष्य तेज थे, लेकिन स्पष्ट रूप से भालुओं से धीमे थे। उनमें से एक पानी के कुंड के आकार की चट्टान से लिपटा हुआ था और मुश्किल से हिल पा रहा था। विशालकाय तार के पेड़ वाला मानव भालू उन्हें पकड़ नहीं वाला था। रूहानी की आंखें चौड़ी हो गई। वे दोनों
युद्ध देवता, उन्होंने विशालकाय ताड़ के पेड़ वाले नरभालू से ऐसा क्या छीना कि उन्हें ये पीछा करने का अधिकार मिला? और वे दो हैं, दोनों ही एरैंग के राक्षस, एक जोड़ा। वे दोनों युद्ध देवता बाई मोहित और प्रदीप के अलावा और कोई नहीं थे। बाई मोहित उल्कापिंड चुराने के इरादे से स्टेडियम में घुस गया था, लेकिन वहां उसे एक दूसरी मादा भालू मिली। विशाल ताड़ के पेड़ वाले मानव भालू अकेले विकसित नहीं हुए थे, वे दो थे। मादा से सामना होते ही खून खराबा शुरू हो गया। अपनी मध्यवर्ती युद्ध देवता जैसी शक्ति से बाई मोहित ने उल्कापिंड को छीन लिया और बुरी तरह घायल होकर भाग गया। नर को रोके रखने की कोशिश में प्रदीप भी घायल हो गई थी। संख्या में कम होने के कारण दोनों युद्ध देवता केवल भाग सकते थे, लेकिन हाथ में उल्कापिन होने के कारण वे भालुओं से ज्यादा देर तक आगे नहीं निकल सकते थे। पत्थर को गले लगाते हुए बाई मोहित चिल्लाया, प्रदीप, ये काम नहीं चलेगा। हम अलग हो जाते हैं। तुम पुरुष का चित्र बनाओ और बस स्टेशन पर मुझसे मिलो। समझ गया, अपना ख्याल रखना। प्रदीप घूमी और 2 बार वार किया। रात के उजाले में चमकदार ब्लेड चमके और नर के पेट पर 2 नए घाव बना दिए। एक दहाड़ के साथ घायल पुरुष प्रदीप का पीछा करते हुए गली में घुस गया और गायब हो गया। बाई मोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई, टीवी टावर के खंडहर का चक्कर लगाया, उल्कापिंड को मलबे में फेंका, एक और बड़ा पत्थर उठाया और दौड़ता रहा। एक पल के लिए मादा अंतर नहीं बता पाई और बाई मोहित का पीछा करते हुए दूर चली गई। रोहानी युद्ध देवताओं की शक्ति को देखकर विस्मय से भर उठी और उसे इस बात की जिज्ञासा होने लगी कि बाई मोहित ने क्या त्याग दिया था। आखिर किस बात से युद्ध के देवता और भालू एक दूसरे से जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे? उसे नहीं पता था, लेकिन ये जरूर कोई अनमोल बात होगी। अपने छिपने की जगह से निकलकर वो मलबे में रेंगती हुई गई और काले पत्थर पर जोर से धक्का देने लगी। एक उल्कापिंड, क्या ये अवैध वस्तु नहीं है? एक युद्ध देवता इसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? कोई बात नहीं, पहले इसे पकड़ लो। रोहानी 9वें स्तर की योद्धा थी, लेकिन बलवान नहीं थी। महिला योद्धाओं का मूल्यांकन उनकी समग्र क्षमता के आधार पर किया जाता था, न कि उनकी शारीरिक शक्ति के आधार पर। 500 किलोग्राम के उल्कापिंड को हिलाना उसके लिए लगभग असंभव था। फिर भी वो जानती थी कि बाई मोहित जल्द ही लौट आएगा। उसे इसे कहीं और ले जाना ही था। लालच जीत गया। किसी तरह उसने पत्थर उठाया और लड़खड़ाते हुए सैकड़ों मीटर दूर स्थित एक अन्य खंडहर की ओर चल पड़ी। वहां उसने उसे एक घर के अंदर छिपा दिया, अपने निशान मिटा दिए, फिर वापस लौटने से पहले एक झूठा निशान बनाने के लिए विपरीत दिशा में एक अलग पत्थर ले गई। लेकिन जब वो वापस लौटी तो छिपने की जगह खाली थी। उल्कापिंड गायब हो गया था। क्या? मेरा उल्कापिंड कहाँ है? वो कहाँ है? वो घबराकर ढूंढने लगी। रात के अंधेरे में उसका पीछा करके उसे कौन ले जा सकता था? कोई मुझे देख रहा था, मेरे द्वारा झूठा सुराग बिछाने का इंतजार कर रहा था और फिर उसे चुरा लिया। कौन? वो सुराग ढूंढने के लिए तेजी से बाहर भागी। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने टीवी टावर के पास एक आकृति देखी। बाई मोहित लौट आई थी। भयभीत होकर रोहानी वापस अंदर चली गई और प्रार्थना करने लगी कि वो उसके झूठे सुराग का पीछा करे और चला जाए। निश्चित ही था, बाई मोहित क्रोध से दहाड़ उठा। चलो, मेरे छोड़े हुए निशान का पीछा करो और यहां से निकल जाओ, तब मैं सुरक्षित रहूंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बाई मोहित ने उसके पच्चिन देखे और उस तरफ चलने लगा। तभी एक मुट्ठी के आकार का पत्थर रोहानी की पीठ के निचले हिस्से पर जा लगा। दर्द के मारे उसके गले से चीख निकल गई और वो उछल पड़ी। पल भर में बाई मोहित की निगाहें उसकी ओर घूम गई। रोहानी ने कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की थी। चोर ने उसका उल्कापिंड चुरा लिया था और उस पर घात लगाकर हमला किया था। उसके प्रति उसकी घृणा इतनी तीव्र थी कि वो उसे जिंदा ही खा जाना चाहती थी। फिर भी
उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो व्यक्ति कौन था। अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। बाई मोहित पहले ही उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। वो मन ही मन कराह उठी। उसे युद्ध के देवता के शिकार से बचने का जरा भी भरोसा नहीं था। इस बार शायद उसकी सचमुच मृत्यु हो जाए। फिर भी उसे कोशिश करनी ही थी। वो खंडहर हो चुके घर के पीछे से निकली और अपनी जान बचाने के लिए भागी। लेकिन वो युद्ध के देवता से कैसे बच सकती थी? कुछ ही सेकंड में दूरी कम हो गई, जिससे उसे मजबूर होकर अपनी स्नाइपर राइफल निकालनी पड़ी और कांपते हुए साहस के साथ बाई मोहित पर गोली चलानी पड़ी। बाई मोहित ने उपहास किया। हल्के से हिलने पर गोलियां उसकी त्वचा को छूकर निकल गई। एक मध्यम स्तर के युद्ध देवता होने के नाते स्नाइपर से उसे कोई खतरा नहीं था। उसे बचने के लिए शायद ही कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता थी। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था, अचानक सामने एक नदी दिखाई दी। सभी या कुछ भी नहीं, बिना किसी झिझक के रूहानी तेजी से दौड़ी और पानी में कूद गई। बाई मोहित बैंक तो पहुंच गए, लेकिन अंदर जाने की अनिच्छा से हिचकिचाने लगे। हर मार्शल आर्टिस्ट ये नियम जानता था, कभी पानी में मत जाओ। पानी की सतह के नीचे विकृत राक्षस छिपे रहते थे और एक योद्धा की ताकत एकदम कम हो जाती थी, जिससे वो मछलियों के झुंड का आसान शिकार बन जाता था। अनगिनत वरिष्ठों ने इस सबक के लिए अपनी जान गंवाई थी। योद्धा जितना ऊंचा पद रखता था, जोखिम लेने की उसकी इच्छा उतनी ही कम होती थी। उनके पास धन और प्रतिष्ठा होती थी और उनका जीवन अनमोल होता था। इसके अलावा छलांग लगाने वाली महिला के पास उल्कापिंड नहीं था। वो अभी भी कहीं आसपास ही होगा। स्नाइपर महिला, मैं तुम्हें याद रखूंगा। इस बार इटावाहा में केवल 8 टीमें ही दाखिल हुई हैं। मैं पता लगाऊंगा कि तुम कौन हो। बेहतर होगा कि मछलियां तुम्हें खा जाएं, वरना मैं तुम्हें जन्म लेने पर पछतावा करवाऊंगा। बाई मोहित ने नदी की सतह पर आखिरी बार एक नजर डाली, घूमकर वापस चल दिया। उसे पूरा यकीन था कि उल्कापिंड अभी भी टीवी टावर के पास ही है, मिलने के लिए तैयार है। मानसिक शक्ति का प्रयोग करके रूहानी पर पत्थर से प्रहार करने के बाद लक्ष्य उल्कापिंड लेकर बहुत दूर भाग चुका था। पीछा करने वालों से बचने के लिए उसने कुछ समय तक विमान में उड़ते समय भी पत्थर को अपने साथ रखा। लेकिन उल्कापिंड बहुत भारी था। 1 किलोमीटर की मामूली दूरी तय करने के बाद ही उसका सिर चकरा गया और उसकी मानसिक शक्ति जवाब दे गई, जिससे उसे जमीन पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो एक रिहायशी इलाके में उतरा, जो कभी इटावाहा का एक आलीशान परिसर हुआ करता था। उसकी मजबूत भूकंपरोधी सीढ़ियां कोई घटिया परियोजना नहीं थी, इसलिए इमारतें काफी हद तक सही सलामत थी। वो एक सीढ़ी में घुसा और तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। उस विशाल चट्टान को गले लगाते हुए वो एक अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। अंदर सब कुछ खंडहर हो चुका था। उसने जमीन का एक टुकड़ा साफ किया और उस पर पत्थर रख दिया। वाह, आखिरकार ये मेरा हो गया। मैंने खुद रूहानी को मारने के बारे में सोचा था, लेकिन अगर बाई मोहित को उसका शव मिल जाता तो वो सुरागों का पीछा कर लेता। वो युद्ध देवता स्तर के योद्धाओं के पास भयानक संसाधन है। वो शायद मुझ तक पहुंच जाए। बेहतर है कि रूहानी को ही अपनी ढाल बना लूं। उसे पता ही नहीं है कि पत्थर किसने लिया। अगर उसे किसी गड़बड़ी का शक भी हुआ तो सबसे पहले उसे वीर मीनाक्षी पर शक होगा, मुझ पर नहीं। वैसे भी वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। उन्हें आपस में लड़ते रहने दो। वीर मीनाक्षी के बारे में सोचते हुए लक्ष्य ने आह भरी। बचपन की प्रेमिका अब अजनबी बन चुकी थी। ये याद करते हुए कि उसने राकेश को बिना किसी संकोच के मार डाला था। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वो जानता था कि यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका था। फिर भी वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वीर मीनाक्षी ने ऐसा किया था। उस तरह की महिला का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन विचारों को एक तरफ रखते हुए उन्होंने उल्कापिंड पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे आज भी याद है, रूहानी को जो पत्थर मिला था
उसे भारत में अब तक पाया गया सबसे बड़ा डार्क एनर्जी स्टोन बताया गया था। ये महज एक किंवदंती थी, लेकिन उसकी 500-600 किलो की ताकत से 1000 किलो से अधिक की ताकत तक की छलांग को देखते हुए चट्टान बहुत बड़ी रही होगी। उसने छेनी और अन्य औजार निकाले और बाहरी पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। मिश्र धातु की छेनी के हर प्रहार के साथ बेकार चट्टान के टुकड़े गिरते चले गए। उसे उम्मीद थी कि किसी भी काली ऊर्जा के पत्थर को देखने से पहले उसे काफी समय तक काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही वार के बाद पत्थर का शरीर प्रकट हो गया। ये कैसे मुमकिन है? लक्ष्य मुट्ठी के आकार के उस काले टुकड़े को अविश्वास से आंखें फाड़कर देखता रहा। अगर डार्क एनर्जी का पत्थर यहां प्रकट हुआ, तो क्या इसका मतलब यह था कि उसका वजन सैकड़ों किलो था? इतने बड़े आकार का पत्थर न तो पृथ्वी पर, नहीं पूरे ब्रह्मांड में कभी प्रकट हुआ था। क्या हो रहा है? वो असमंजस में पड़कर काम करता रहा। जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। उस विशाल चट्टान के बिल्कुल ऊपर हंस के अंडे के आकार का एक काला ऊर्जा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। साथ ही कुछ साधारण चट्टानें भी थी, जो मिलकर पूरे का लगभग 1/3 हिस्सा बनाती थी। लक्ष्य ने उसे उठाया। खुश तो था, लेकिन थोड़ा निराश भी था। अंडे के आकार के उस पत्थर में लगभग 100 किलो की शक्ति समाहित थी, जो उसे 8वें स्तर के शिखर से 9वें स्तर के शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन युद्ध जनरल रैंक में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। शुरू में उसने एक बड़ा पत्थर हासिल करने और उसे 9वें स्तर के योद्धा बनने तक बचाकर रखने की योजना बनाई थी। शिखर पर पहुंचने के बाद आंतरिक शक्ति का निर्माण किए बिना भी वो 1000 किलो से अधिक की ताकत हासिल कर सकता था, सामान्य मानवीय सीमा को तोड़ सकता था और ऊर्जा संवेदन सहायक औषधि लेने के बाद युद्ध जनरल के पद पर पदोन्नत हो सकता था और फिर भी अपने साथियों के बीच शीर्ष स्तर पर बना रह सकता था। लेकिन यह पत्थर हालांकि देखने में अच्छा है, फिर भी अपर्याप्त है। अफवाहों पर सचमुच भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने उन पर विश्वास किया और बहुत लंबे समय तक साजिशें रची। खैर, कुछ न होने से तो बेहतर है। उसने जीवाश्म का चूर्ण और घोलक पदार्थ निकाला और वहीं पर पत्थर को सोख लिया। यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। 1 घंटे के भीतर ही काली ऊर्जा का पत्थर पूरी तरह से अवशोषित हो गया। 9वें स्तर की चोटी। मैं 9वें स्तर के योद्धा की चोटी पर पहुंच गया हूं। लक्ष्य मुट्ठी भींचकर खड़ा था। पत्थर से मिली ताकत और गति में फिर से सुधार हुआ था, जिससे वो युद्ध जनरल के पद पर पदोन्नति के कगार पर पहुंच गया था। फिर भी काफी अच्छा है। काश एक और बड़ा पत्थर होता। उसने बचे हुए 2/3 पत्थर पर नजर डाली और चिड़चिड़ाकर उसे लात मारी। उस लात से उसके पैर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। डार्क एनर्जी स्टोन सामान्य चट्टान की तुलना में कहीं अधिक घना था, 7 या 8 गुना भारी। यह टुकड़ा देखने में लगभग 200 किलो का लग रहा था, लेकिन उसकी 9वें स्तर की उच्चतम इंद्रियों को यह उससे भी अधिक भारी महसूस हो रहा था। यह हो सकता है डॉट। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मिश्र धातु की छेनी निकाली और उत्साह से चट्टान पर फिर से हमला कर दिया। अगर उसका अनुमान सही निकला, तो इस बार तो उसे सचमुच जैकपॉट लग जाएगा। मिश्र धातु की छेनी की हर चोट के साथ बाहरी चट्टान की परतें छिलती चली गई। धीरे धीरे लक्ष्य की आंखों के सामने एक गहरा, चमकदार काला रंग दिखाई देने लगा। माम बच्चे का पत्थर। यह सचमुच एक माम बच्चे का पत्थर है। लक्ष्य के व्यापक ज्ञान के बावजूद वो उत्साह से भर उठा। मदर चाइल्ड स्टोन एक दुर्लभ प्रकार का पत्थर है, जिसमें 2 गहरे ऊर्जा वाले पत्थर होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इसी संयोजन के कारण इसे मदर चाइल्ड स्टोन कहा जाता है। यह पत्थर अत्यंत दुर्लभ है। शिशु पत्थर की तुलना में माता पत्थर में निहित ऊर्जा अधिक शुद्ध और काफी अधिक होती है। पिछले पत्थर के आकार और इस पत्थर के उजागर हिस्से के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं था कि पहला पत्थर शिशु पत्थर था और यह माता पत्थर था। लक्ष्य ने बड़ी सावधानी से काम किया और मूल पत्थर को पूरी तरह से उजागर करने में
लगभग 3 घंटे का समय बिताया। अगर पिछला पत्थर हंस के अंडे के आकार का था, तो ये वाला लगभग एक छोटे से खेल के मैदान की गेंद के आकार का था, आसानी से 7 या 8 गुना बड़ा। हे भगवान, अफवाहें सच निकली। इस पत्थर में जो शक्ति समाहित है, वो भले ही 1000 किलोग्राम न हो, लेकिन निश्चित रूप से 800 किलोग्राम से अधिक है। पृथ्वी पर इतना बड़ा काला ऊर्जा पत्थर पहले कभी नहीं मिला। तारों के बीच भी कुछ ही पौराणिक पत्थर इसकी बराबरी कर सकते हैं। ये बेहद दुर्लभ है। इस पत्थर के साथ जब मैं युद्ध सेनापति के पद पर पदोन्नत हो जाऊंगा, तो मेरी शक्ति में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा जो दुनिया को हिला देगा। हालांकि लक्ष्य ने इस काली ऊर्जा के पत्थर को तुरंत अवशोषित नहीं किया। इसे अवशोषित करने के बाद उसे क्यूईसेंस सहायक औषधि तैयार करनी होगी। लक्ष्य की क्यूईसेंस सहायक औषधि भी विशेष रूप से ऑर्डर की गई थी और अभी तक तैयार नहीं थी। डार्क एनर्जी स्टोन को अपने बैग में रखते हुए लक्ष्य को संतुष्टि महसूस हुई। इटावाहा काउंटी में मेरा समय भले ही कम रहा हो, लेकिन फसल बहुत बड़ी रही है। यहां अभी भी कई राक्षस हैं, लेकिन मुझे अब और रुकने की जरूरत नहीं है। डार्क एनर्जी स्टोन को जल्द से जल्द वापस लाना ही सबसे सुरक्षित और कारगर विकल्प है। उसने बाहर आसमान की ओर देखा। उजाला फिर से होने लगा था। उस अंधकारमय ऊर्जा के पत्थर से निपटने में पूरी रात लग गई थी। लक्ष्य थोड़ी देर वहीं सोए, फिर विश्राम के लिए ध्यान में बैठ गए। जब आसमान पूरी तरह से उजाला हो गया, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि उनके शरीर और मानसिक ऊर्जा अपनी सर्वोत्तम अवस्था में लौट आई है। अंधकारमय ऊर्जा पत्थर के सभी टुकड़ों को सावधानीपूर्वक साफ करने के बाद वे अंततः आवासीय क्षेत्र से चले गए। वहां से निकलने के बाद लक्ष्य सावधानी से आगे बढ़ा। एक मानसिक शक्ति संपन्न होने के नाते वो उड़ सकता था, जिससे वो आसानी से खतरनाक क्षेत्रों से बच सकता था। जब तक वो बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ता और उत्परिवर्तित पक्षियों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, तब तक आमतौर पर कोई खतरा नहीं होता। जब लक्ष्य बिना किसी घटना के इटावाहा काउंटी के बाहरी इलाके में पहुंचा, तो उसने देखा कि स्थिति बदल गई थी। इटावाहा काउंटी की सीमा पर सैन्य कर्मियों ने चौकियां स्थापित कर रखी थी। ये स्थान लान्हे पुल के मुहाने पर था, जो इटावाहा में प्रवेश और निकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। बेस शहर लौटने के लिए इस पुल को पार करना आवश्यक था, अन्यथा हजारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता, जो संभवतः सीधे रूसी सीमा तक जाता। लक्ष्य ने भीड़ के बीच मौजूद बाई मोहित को भी देखा, जो एक अन्य सैन्य युद्ध देवता के साथ इटावाहा में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति का निरीक्षण कर रहा था। वास्तव में युद्ध देवता विशेषज्ञ का प्रभाव असाधारण होता है। वे वास्तव में सेना को जुटाकर अपने लिए चौकियां स्थापित करवा सकते हैं। इस तरह चाहे कोई भी डार्क एनर्जी स्टोन प्राप्त करे, उसे उनकी जांच का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे लिए बेस शहर लौटना आसान होगा। मैं बस एक चक्कर लगाकर सीधे लान्हे नदी के ऊपर से उड़ान भर सकता हूं। हालांकि अगर मैंने ऐसा किया, तो मैं ये नहीं समझा पाऊंगा कि मैं वापस कैसे आया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि वे इटावाहा में बचे हर व्यक्ति की जांच करेंगे। कोई भी संदिग्ध जानकारी किसी को भी संदिग्ध बना देगी, और फिर संभवतः डार्क एनर्जी स्टोन का रहस्य उजागर हो जाएगा। कुछ सोच विचार के बाद लक्ष्य ने इटावाहा काउंटी में ही रहने का फैसला किया। ये काउंटी खतरों से भरी थी और सेना तलाशी के लिए भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। बाई मोहित के सारे प्रभाव के बावजूद भी सेना का वहां अनिश्चित काल तक रहना असंभव था। कुछ समय बाद वे स्वाभाविक रूप से वहां से चले जाते। उसकी वर्तमान शक्ति अभी भी कमजोर थी और वो इन युद्ध देवता विशेषज्ञों से टकराव मोल नहीं ले सकता था। ज्यादा से ज्यादा इससे केवल युद्ध महासैनिक बनने में उसकी सफलता में देरी होगी। ये समय उसके लिए इटावाहा काउंटी में गहन प्रशिक्षण का अच्छा अवसर होगा। अधिक से अधिक मॉन्स्टर क्रिस्टल इकट्ठा करें और अधिक पैसा कमाएं। इसके अलावा थोड़ा और समय मिलने से उसे ये समझाने का मौका मिल जाएगा
कि वो इतनी जल्दी 9वें स्तर के योद्धा कैसे बन गया। अन्यथा कुछ ही दिनों में 8वें स्तर से 9वें स्तर तक पहुंचना निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। सेना की ओर दोबारा देखे बिना लक्ष्य मुड़ा और इटावाहा काउंटी लौट गया। काउंटी लौटने पर लक्ष्य को रहने के लिए एक और जगह मिल गई, इटावाहा काउंटी के एक शॉपिंग मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल। यहां से वो पूरी काउंटी को देख सकता था और केवल लक्ष्य ही इस क्षेत्र में आ जा सकता था, क्योंकि वो सीधे सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की से अंदर और बाहर उड़ सकता था। इसके बाद प्रतिदिन लक्ष्य आसपास के इलाकों में राक्षसों का शिकार करता रहा। जैसे जैसे मानव भालू का विकास पूरा होता गया, इटावाहा में राक्षसों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। प्रतिदिन अनगिनत राक्षस छोटे खिंगन पहाड़ों से आते थे, जिससे पूरा इलाका घनी आबादी वाला हो गया, मानो उनका आना कभी खत्म न हो। लक्ष्य के पास अब स्वर्णिम स्तर की मानसिक शक्ति थी। उसकी मूसलाधार बारिश भाला कला में महारत हासिल हो चुकी थी और उसका स्तर 9वें स्तर के योद्धा के शिखर पर पहुंच गया था। उसकी ताकत एक मध्यम स्तर के युद्ध सेनापति के बराबर थी। जब तक वो 2 मानव भालुओं को उकसाकर या बी श्रेणी के उत्परिवर्तित जानवरों के बड़े समूहों को चुनौती देकर जानबूझकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता, तब तक वो आमतौर पर खतरे से बाहर रहता। इसके अलावा सामान्य खतरे लक्ष्य को रोक नहीं सकते थे। वो आसानी से उड़कर दूर जा सकता था। ऊंची इमारतों से प्रतिदिन स्थिति का अवलोकन करते हुए लक्ष्य सीधे उन स्थानों पर उड़ सकता था जहां सी श्रेणी के उत्परिवर्तित जीव या अलग थलग पड़े बी श्रेणी के उत्परिवर्तित जीव मौजूद थे, और निम्न स्तरीय उत्परिवर्तित जीवों के झुंडों से गुजरे बिना उन्हें सीधे मार सकता था। इससे उसकी शिकार करने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई, जिससे उसे प्रतिदिन बड़ी मात्रा में क्रिस्टल आय प्राप्त होती थी। ये एक मानसिक शक्ति संपन्न व्यक्ति होने का लाभ था। पहले दिन लक्ष्य ने 11 सी ग्रेड उत्परिवर्तित पशु क्रिस्टल कोर और एक बी ग्रेड उत्परिवर्तित पशु क्रिस्टल कोर प्राप्त किए। तीसरे दिन तक लक्ष्य को पहले ही 45 उत्परिवर्तित पशु क्रिस्टल कोर प्राप्त हो चुके थे, जिनमें से 5 बी ग्रेड के थे। 7वें दिन लक्ष्य ने 120 क्रिस्टल प्राप्त किए, जिनमें से 16 बी ग्रेड के थे। आधे महीने बाद लक्ष्य के पास 300 क्रिस्टल थे, जिनमें से 40 बी ग्रेड के थे। इस दौरान लक्ष्य ने अपनी शक्ति को और मजबूत किया और युद्ध कला की गहरी समझ हासिल की। उन्होंने 9 गुना भाला नदी के तीसरे चरण जलप्रपात का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उनकी मानसिक शक्ति वास्तव में प्रारंभिक स्वर्णिम अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी और उनके मन में स्वर्णिम आभा का अनुपात 10% तक पहुंच गया था। दिन में राक्षसों का शिकार करने के साथ साथ लक्ष्य रात में ऑनलाइन समय बिताता था। आधुनिक मोबाइल फोन सौर ऊर्जा से चार्ज किए जा सकते थे और बैटरी का उपयोग इस स्तर तक कम हो गया था कि उन्हें महीने में केवल एक बार चार्ज करने की आवश्यकता होती थी। इसलिए चार्जर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लक्ष्य किसी भी समय बेस शहर की स्थिति पर नजर रख सकता था। वो जानता था कि इस दौरान बेस सिटी में कई घटनाएं घटित हुई थी। सबसे पहले विभिन्न मार्शल आर्ट स्कूलों के उत्कृष्ट छात्र योद्धा टीमों में शामिल हो गए थे। उदाहरण के लिए वीर प्रताप से आरव और सौरभ, वज्र से चेतन और गरुड़ से विक्रांत आदि ने जंगल में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था। मयंक और आर्यन जैसे अन्य लोग भी राक्षसों से लड़ने के प्रयास में जंगल में चले गए। लगभग 6 महीने पहले इटावाहा में हुई त्रासदी, जी हां, एक त्रासदी के परिणाम स्वरूप कई योद्धा दल नष्ट हो गए। उदाहरण के लिए दानव देवताओं में से केवल वीर मीनाक्षी और रोहानी ही आधार शहर लौट पाए। इसी तरह दानव शिकारियों में से केवल आरिफ खान और गौरव यादव ही मुख्य शहर लौटे। जाहिर है लक्ष्य फिलहाल नहीं लौट सका और ध्रुव और तुषार का कोई पता नहीं था। लक्ष्य ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया था। हालांकि आरिफ खान ने 10 दिन पहले उनसे बात की थी, लेकिन उसके बाद उनसे संपर्क टूट गया था। वीर प्रताप के ओल्हू ने मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ दिया और मलिक ठाकुर और 3 अन्य उच्च स्तरीय युद्ध जनरलों के साथ मिलकर
अराजक युग के नायक नामक एक टीम बनाई। ये टीम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जिसमें 3 उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति, एक मध्यवर्ती युद्ध सेनापति के रूप में ओल्ड हूं और मलिक ठाकुर, जिन्हें अब 8वें स्तर के योद्धा के रूप में पदोन्नत किया गया था, शामिल थे। युद्ध सेनापति स्तर की टीमों में उन्हें शीर्ष स्तरीय टीम माना जाता था। हालांकि पारखी नजर वाला कोई भी व्यक्ति ये बता सकता था कि ये उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति मलिक ठाकुर के माता पिता द्वारा युवा स्वामी के सुरक्षित और सुचारू विकास को सुनिश्चित करने और उन्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए प्रदान किए गए अंगरक्षक थे। फिलहाल मुख्य शहर में विभिन्न टीमों को लेकर अफवाहें तेजी से फैल रही थी। सबसे आम अफवाह ये थी कि पूर्व प्रतिभाशाली लक्ष्य इटावाहा में गिर गया है और कभी वापस नहीं लौटेगा। कई लोगों ने योद्धा स्तर के विशेषज्ञों की ऑनलाइन रैंकिंग भी शुरू कर दी, जिसमें यह मूल्यांकन किया जा रहा था कि आइस सिटी में शीर्ष योद्धा कौन है। मलिक ठाकुर, विक्रांत, चेतन और आरव सभी इस सूची में शामिल थे, जबकि लक्ष्य पर अब किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लक्ष्य ने रैंकिंग पोस्ट देखी, मुस्कुराया और उसे बंद कर दिया। लक्ष्य को ऐसी उबाऊ बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो आदत के अनुसार ब्लू रिवर ब्रिज की दिशा में नजर डालता था, लेकिन अचानक उसे एहसास होता था कि वहां तैनात सेना वापस चली गई है। ये सामान्य बात थी। सेना का यहां अनिश्चित काल तक रहना असंभव था, क्योंकि इससे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों में असंतोष अवश्य उत्पन्न होता। वापसी तो तय थी। हालांकि लक्ष्य काफी खुश था। वो आखिरकार अपने अड्डे पर लौट सकता था। जैसे ही वो मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल से निकलने वाला था, लक्ष्य ने अचानक दूर सड़क पर 3 लोगों को दौड़ते हुए देखा। अगर कोई और होता तो शायद लक्ष्य उनकी तरफ देखता भी नहीं, लेकिन उसने उन 3 लोगों में से 2 को पहचान लिया। उसके टीम के साथी ध्रुव और तुषार। इन दोनों के अलावा एक और दाढ़ी वाला आदमी सबसे आगे दौड़ रहा था, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। दाढ़ी वाले आदमी के पीछे ध्रुव और तुषार बेहद बदहाल हालत में थे। ध्रुव की लंबी तलवार भी टूट चुकी थी और तुषार के पास अपनी 2 तलवारों में से केवल एक ही बची थी। वे हांफते भाग रहे थे और बंदर जैसे राक्षसों का एक समूह उनका पीछा कर रहा था। ये सभी बंदर गोल्डन सिल्क मंकी थे। उत्परिवर्तन के बाद वे ईसा पूर्व के सिल्वरबैक गोरिल्ला से भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। प्रत्येक बंदर की शक्ति कम से कम सी रैंक की थी और उनका नेता बी रैंक का था। नटखट राजा। ये बंदर सड़कों पर तेजी से दौड़ते थे, आसानी से परित्यक्त बसों के ऊपर से छलांग लगाते थे, बिजली की तारों पर झूलते थे या सड़क के किनारे छतों पर कूदते हुए तीनों को ऊपर और नीचे से सूक्ष्मता से घेर लेते थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बचने का कोई मौका नहीं है। कैप्टन, मैं अब और नहीं कर सकता। मैं भाग नहीं सकता। चलो इन बंदरों से लड़ते हैं। तुषार सचमुच अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। नहीं, थोड़ी देर और रुकिए। आगे एक छोटी झील है जो ब्लू नदी तक जाती है। वहां पहुंचते ही हम पानी में कूद जाएंगे। यही हमारा एकमात्र मौका है। कैप्टन, शायद मैं झील तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आप अकेले ही जाइए। मेरे परिवार का ख्याल रखने में मेरी मदद करना याद रखिएगा। ध्रुव चुपचाप दौड़ता रहा, तुषार को आगे खींचता रहा। जाहिर तौर पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आगे चल रहे व्यक्ति ने पीछे मुड़कर उन दोनों को देखा, फिर घबराकर भागने लगा। ये व्यक्ति 6ठे स्तर का सरदार था, लगभग मध्यवर्ती स्तर पर पहुंचने वाला था, शिखर पर, और उसकी गति ध्रुव और तुषार से भी तेज थी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो शायद वही बच निकलने में कामयाब हो जाए। छत पर खड़े लक्ष्य ने कुछ भावुकता के साथ ये सब देखा। ध्रुव निस्संदेह एक अच्छा इंसान था, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। अगर सिर्फ तुषार ही होता तो शायद लक्ष्य दखल न देता, लेकिन वो ध्रुव को इन बंदरों द्वारा खाए जाते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने घर के अंदर से पिछले कुछ दिनों में जमा की हुई लोहे की जंजीर निकाली।
लक्ष्य इसका इस्तेमाल अपने निशान मिटाने के लिए करता था। अगर कोई उससे पूछता कि वो मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर कैसे पहुंचा, तो वो कहता कि उसने जंजीर का इस्तेमाल किया। बस बहुत हो गया, अब जाने का समय हो गया है। लक्ष्य ने लोहे की जंजीर पकड़ी और खिड़की से कूद गया। हवा में झूलते हुए लक्ष्य को एक बंदर मिला जो हवा में रहते हुए बिजली के तार से चिपका हुआ था। चीख, 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 चीख। बंदर ने अपने विशाल पंजे लहराए और लक्ष्य पर झपटा। मरना। लक्ष्य ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए हवा में ही घूमकर बंदर के हमले से खुद को बचाया। उसने सहजता से अपना लंबा भाला आगे बढ़ाया, जो सीधे बंदर के सिर में जा लगा और उसे तुरंत मार डाला। लंबे भाले को घुमाते और खींचते हुए उसने सीधे बंदर के मस्तिष्क से क्रिस्टल निकाल लिया। भाले के एक झटके से क्रिस्टल ठीक लक्ष्य के पीछे रखे बैग में जा गिरा। यह क्रिया स्पष्ट रूप से अनगिनत अभ्यासों से निपुण हुई थी। शुरू में लक्ष्य को इस चाल का अभ्यास करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन कई दिनों के प्रशिक्षण के बाद वो मानसिक शक्ति का उपयोग किए बिना भी एक ही झटके में क्रिस्टल को आसानी से निकाल सकता था। जब बंदर का शव गिरा तो ध्रुव, तुषार और दाढ़ी वाले आदमी ने उसे देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। लक्ष्य, जल्दी करो और हमें बचाओ, तुषार चिल्लाया। टारगेट नीचे उतरा। उसने लंबे भाले को जमीन में गाड़ दिया और वो फिर से हवा में उछल गया। उसने हवा में रहते हुए लंबे भाले से 2 बार वार किया, जिससे उसकी ओर झपट्टा मार रहे 2 और बंदर मारे गए। स्विश, स्विश। 2 क्रिस्टल सुरक्षित करने के बाद लक्ष्य ने चेन को उन तीनों लोगों की ओर फेंका। जल्दी करो, इस चेन का इस्तेमाल करके छत पर चढ़ जाओ, मैं इन्हें रोके रखूंगा। दाढ़ी वाला आदमी सबसे तेज था। वो कुछ ही कदमों में दौड़कर आया और सबसे पहले चेन को पकड़कर छत की ओर चढ़ गया। लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पीछा कर रहे बंदरों को रोकने के लिए अपने लंबे भाले को पकड़े रहा। इस समय लगभग सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तुषार, जो कुछ क्षण पहले तक थका हुआ था, वास्तव में ध्रुव से आगे निकल गया और दूसरे स्थान पर पहुंच गया। ध्रुव ने जानबूझकर अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी और तुषार के ऊपर जाने के ठीक पीछे पीछे चलने लगा। इस बीच लक्ष्य युद्ध में अपने लंबे भाले का इस्तेमाल कर रहा था। आमतौर पर उसे सी रैंक और बी रैंक के सैनिकों की तलाश में हर जगह भटकना पड़ता था। विकृत जानवर तो थे ही, लेकिन यहां बंदरों का एक बड़ा समूह सीधे उसके दरवाजे पर आ पहुंचा था। छोटी मोटी दौलत कमाने का एक बेहतरीन मौका। जैसे ही वो उतरा, उसके पीछे बंदरों का झुंड उस पर टूट पड़ा। लक्ष्य ने अपना लंबा भाला हिलाया। बैंग, बैंग, बैंग। भाले के फूलों की एक श्रृंखला कांप उठी। गोल्डन रूस्टर पेकिंग तकनीक, जिससे बंदरों के झुंड में तुरंत खूनी तूफान मच गया। एक एक करके बंदरों को गिरते हुए देखकर ध्रुव, जो सबसे पीछे चल रहा था, इस दृश्य का साक्षी बना और वो बेहद स्तब्ध रह गया। हालांकि ये सी रैंक उत्परिवर्तित राक्षस बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन बेहद तेज थे। उनसे लड़ने के लिए उत्कृष्ट गति और फुर्ती की आवश्यकता थी, जिससे समूह के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। हालांकि लक्ष्य के सामने तो ये मुर्गियों को काटने जैसा था। उसने पलक झपकते ही उनमें से 6 या 7 को मार गिराया। बंदरों के इस समूह में 20 से भी कम बंदर थे और उनमें से 1/3 तुरंत मारे गए। बंदर स्वभाव से बुद्धिमान होते हैं और उत्परिवर्तन के बाद उनकी बुद्धि एक बच्चे से कम नहीं थी। ये जानते हुए कि वे जीत नहीं सकते, वे तुरंत चीखने लगे और पीछे हट गए और लक्ष्य से आगे लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि इंसान स्वादिष्ट थे, लेकिन उनके सामने मौजूद इंसान को चबाना स्पष्ट रूप से एक कठिन काम था। बंदर मूर्ख नहीं थे, वे व्यर्थ में अपनी बलि नहीं देंगे। विशालकाय बंदर राजा को झुंड का नेतृत्व करते हुए पीछे हटते देख लक्ष्य ने वध जारी नहीं रखा। हालांकि वो विशालकाय बंदर राजा बहुत कीमती रहा होगा।
लेकिन लक्ष्य को पूरा भरोसा नहीं था कि वो इतने सारे बंदरों से घिरे होने पर, खासकर ध्रुव और अन्य लोगों की मौजूदगी में, उसे मार पाएगा। लक्ष्य को पैसों की जरूरत तो थी, लेकिन वो अपनी क्षमताओं को सही ढंग से छिपाने के सिद्धांत को समझता था। बंदरों को नजरअंदाज करते हुए लक्ष्य कुछ कदम पीछे हटा, फिर तेजी से दौड़ने लगा। लंबे भाले का सहारा लेते हुए उसका शरीर हवा में उछला और तीसरी मंजिल की ऊंचाई तक पहुंच गया। हवा में ही चेन को पकड़ते हुए लक्ष्य की गति बंदरों से भी तेज थी और वो झटपट सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया। लक्ष्य ऊपर चढ़ा और उसने देखा कि ध्रुव, तुषार और दाढ़ी वाला आदमी तीनों जमीन पर पड़े हुए थे और उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। लक्ष्य को आते देख तुषार ने कमजोर आवाज में हाथ हिलाते हुए कहा, लक्ष्य, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का सामान है? मुझे बहुत भूख लगी है। लक्ष्य ने अपने बैग में तलाशी ली। उसके पास अभी भी कुछ सूखा मांस और विटामिन की गोलियां थी, लेकिन बहुत कम। उसने उनमें से अधिकांश चीजें तीनों आदमियों को दे दी। उसके पास थोड़ा पानी बचा था, लेकिन वो सब पिघली हुई बर्फ थी। ये एक निर्जन क्षेत्र था। पीने के लिए कुछ भी मिल जाए तो काफी था, और एक मार्शल आर्टिस्ट ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता। कुछ देर तक अपने बैग में तलाशी लेने के बाद लक्ष्य ने पानी, सूखा मांस और विटामिन की गोलियां निकाली। इस दौरान तीनों आदमी लक्ष्य के बैग को ध्यान से देखते रहे। तीनों में से दाढ़ी वाले आदमी का बैग लगभग खाली था। ध्रुव के बैग में छेद था और वह भी शायद खाली ही था, जिसमें जाहिर तौर पर कुछ ही सामान था। तुषार की हालत तो और भी खराब थी। वो इतनी तेजी से भागा कि उसका बैग कहीं खो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले आधे महीने में इटावाहा काउंटी में उनका जीवन सुखद नहीं रहा था। उन्होंने लक्ष्य का फूला हुआ बैग देखा। हालांकि उसने बैग में से सिर्फ एक छोटा सा छेद खोला था, फिर भी सभी लोगों ने उसके अंदर की चमकती हुई चीजें देख ली। दाढ़ी वाले आदमी की आंखें चमक उठीं। हालांकि ये केवल एक क्षणिक झलक थी, लेकिन लंबे समय तक बाहर रहने के कारण उसने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि अंदर क्या है। वे चमकीली वस्तुएं उत्परिवर्तित जानवर थी, क्रिस्टल थे, और वे काफी संख्या में थे। ये बच्चा तो अमीर है। लक्ष्य ने चुपचाप अपना बैग ठीक किया, फिर उसे वापस कंधे पर रखा और वहीं बैठकर उन तीनों लोगों को देखने लगा। उनमें से कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और आखिरकार वे ठीक हो गए। दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी बाहें फैलाई। अरे वाह, आखिरकार हम जिंदा बच गए। ये कमीने बंदर, देर सवेर मैं इन जानवरों की खाल उतारकर और इनके पेट फाड़कर इनके दिमाग को ग्रेवी के साथ खाऊंगा। ध्रुव और तुषार भी राहत महसूस कर रहे थे, मानो किसी आपदा से बच गए हों। उन्हें लगा था कि वे निश्चित रूप से मर चुके हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लक्ष्य ने उन्हें बचा लिया। दाढ़ी वाले आदमी ने आह भरी और ध्रुव की ओर मुड़ा। कैप्टन ध्रुव, ये युवा भाई कौन है? क्या आप उसका परिचय नहीं करवाएंगे? मुझे अपने रक्षक से मिलने दीजिए। ध्रुव दाढ़ी वाले आदमी के प्रति कुछ श्रद्धा भाव रखते हुए जल्दी से बोला, भाई जवाद, ये लक्ष्य है। ये भी हमारी दानव शिकारी टीम का सदस्य है। स्टेडियम में हम अलग हो गए थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उससे यहां मुलाकात होगी। फिर वो लक्ष्य की ओर मुड़ा। लक्ष्य, ये है भाई जवाद। इनका पूरा नाम जवाद सिंह है। ये 7वें स्तर के योद्धा है और तुषार के पुराने परिचित है। अगर इस बार भाई जवाद न होते तो हम शहर में कई बार मर चुके होते। जवाद सिंह ने लक्ष्य की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। लक्ष्य, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। लगता है तुम छात्रों के बीच काफी मशहूर हो। मैंने अक्सर वज्र के नए छात्रों को तुम्हारे बारे में बात करते सुना है। लक्ष्य मुस्कुराया। छात्र तो छात्र ही होते हैं। हम आप जैसे अनुभवी योद्धाओं से मुकाबला नहीं कर सकते। जवाद सिंह ने सिर हिलाया। एक छात्र के तौर पर तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। अकेले यहां जीवित रह पाना। अगर हम अच्छी हालत में होते तो हम बंदरों के उस झुंड को आसानी से हरा देते,
लेकिन हमारी खपत बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमारे पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर भी तुमने अकेले ही उन बंदरों को भगा दिया। सिर्फ इसी आधार पर तुम्हारी ताकत किसी औसत दर्जे के सरदार से कम नहीं है। लक्ष्य को यह भी पता चल गया था कि वे सभी थक चुके थे, अन्यथा बंदरों के एक समूह द्वारा उनका इतनी बुरी तरह से पीछा नहीं किया जाता। तुम्हें क्या देखने को मिला? लक्ष्य ने पूछा। तुषार ने कुछ झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। फिर से वही विशालकाय भालू आ गया। स्टेडियम में अभी भी 2 बख्तरबंद गाड़ियां थी, जिन्हें पिछली टुकड़ी ने वहीं छोड़ दिया था, और उनके अंदर युद्ध का बहुत सारा सामान भरा हुआ था। हम पहले तो उनमें से एक को भगाना चाहते थे, लेकिन अंत में विशालकाय भालू और उसके साथियों ने हमारा काफी देर तक पीछा किया। हम किस्मत वाले हैं कि जिंदा बच गए। लक्ष्य ने हल्की सी मुस्कान दी। ये लोग सचमुच लालच में अंधे हो चुके थे। स्टेडियम तो पहले ही एक वर्जित क्षेत्र बन चुका था। वहां एक उच्च श्रेणी का विकृत राक्षस मौजूद था, जिसे साधारण युद्ध देवता भी उकसाना नहीं चाहते थे। ये मुट्ठी भर लोग तो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। जवाद सिंह ने अंगड़ाई ली और लक्ष्य से कहा, क्या तुम्हारे पास अभी भी खाना है? मेरा सारा सामान खत्म हो गया है। लक्ष्य ने सिर हिलाया। नहीं, मैं आज इटावाहा छोड़ने की योजना बना रहा था, क्योंकि मेरा सारा खाना खत्म हो गया है। जवाद सिंह ने लक्ष्य के बैग पर एक नजर डाली। तुम्हारा बैग इतना बड़ा है, इसमें सिर्फ इतना ही खाना तो नहीं हो सकता। मैंने अभी देखा कि तुम्हारे पास कुछ विटामिन की गोलियां और पानी भी है। इन्हें निकाल लो। एक बार मेरा पेट भर जाए तो मैं तुम्हें आसानी से इस इलाके से बाहर निकाल सकता हूं, वरना यहां राक्षसों की मौजूदा संख्या को देखते हुए शायद तुम बाहर न निकल पाओ। लक्ष्य कुछ नहीं बोला। हालांकि उसने पहले बंदरों को मारते समय कुछ ताकत दिखाई थी, लेकिन वो ताकत उसकी सुरक्षित वापसी की गारंटी देने के लिए काफी नहीं थी। इसके अलावा वो ये भी देखना चाहता था कि ध्रुव और तुषार क्या रवैया अपनाएंगे, इसलिए वो चुप रहा। ध्रुव और तुषार ने एक दूसरे की ओर देखा। तुषार ने सबसे पहले बात की। लक्ष्य, अगर तुम्हारे पास खाना है तो थोड़ा निकाल दो। हमारा सारा सामान खत्म हो गया है। अगर हम पेट भरकर नहीं खाएंगे तो इटावाहा से कैसे निकलेंगे? मैं तो भूखा रह सकता हूं, लेकिन कृपया भाई जवाद को थोड़ा और दे दो। ध्रुव कुछ पल चुप रहा, लक्ष्य की ओर देखा, लेकिन अंततः कुछ नहीं बोला। लक्ष्य मुस्कुराई। लेकिन मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत खाना बचा है वो मैंने खुद खा लिया है। तुम्हारा हिस्सा तो अभी अभी खा लिया गया है। जवाद सिंह की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। तो फिर तुम्हारे इस फूले हुए बैग में क्या है? मुझे इसकी व्याख्या करने की कोई बाध्यता नहीं है ना? लक्ष्य मुस्कुराई और पीछे झुक गई, मानो कह रही हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? लक्ष्य का रवैया देखकर जवाद सिंह ने ठंडी सांस लेते हुए ध्रुव से कहा, कैप्टन ध्रुव, हम शुरू में अस्थाई साझेदार थे, लेकिन मैं जवाद एक ईमानदार आदमी हूं। हालांकि आपका टीम सदस्य बहुत सहयोगी नहीं लगता, है ना? क्या आपको लगता है कि आप तीनों, जो ज्यादा से ज्यादा तीसरे स्तर के सरदार हैं, इटावाहा से सफलतापूर्वक निकल सकते हैं? क्या आप अभी भी उस बख्तरबंद वाहन को हासिल करना चाहते हैं? क्या ये सब बिना सहयोग के संभव है? वो भोजन देने से भी कतरा रहा है। मुझे लगता है कि ये सहयोग यही खत्म हो सकता है। इतना कहकर जवाद सिंह खड़ी हो गई और अकेले ही जाने लगी। लक्ष्य टस से मस नहीं हुआ। उसने बहुत कुछ झेला था और एक नजर में समझ गया था कि जवाद सिंह नाटक कर रही है। शायद अब उसे जाने के लिए कहा भी जाए तो भी वो नहीं जाएगा। लेकिन ध्रुव और तुषार चैन से नहीं बैठ सके। ध्रुव झट से उठे और जवाद सिन्हा को पकड़ लिया। भाई जवाद, शांत हो जाइए। अगर आप चले गए तो हम तीनों शायद निकल नहीं पाएंगे। मुझे लक्ष्य को मनाने दीजिए। क्या मनाऊं? आप कप्तान हैं, मनाने की क्या जरूरत है? बस आदेश दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, ध्रुव, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबको यहां से सुरक्षित निकालूं तो ठीक है, लेकिन इसके बदले में आपको मुआवजा मिलना चाहिए।
वरना मुझसे मुफ्त में काम करने की उम्मीद मत कीजिए। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एक पल रुकिए। इससे पहले कि ध्रुव समझाने बुझाने के लिए आगे बढ़ पाती, तुषार ने लक्ष्य की आलोचना करना शुरू कर दिया था। लक्ष्य, क्या तुम में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना है? क्या तुम अभी दानव शिकारी दस्ते के सदस्य हो? इस समय पैसा ज्यादा जरूरी है या जान? जल्दी से भाई जवाद के लिए कुछ निकालो, चाहे वो खाना हो या कीमती सामान। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ध्रुव भी पास आकर लक्ष्य को गंभीरतापूर्वक सलाह देने लगी कि वो व्यापक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे। लक्ष्य भी एक पल के लिए हिचकिचाया। अपनी शक्ति के बल पर वो स्वाभाविक रूप से अपनी मर्जी से आ जा सकता था, क्योंकि एक मानसिक शक्ति रखने वाले व्यक्ति के पास उड़ने की क्षमता होती है। इटावाहा चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, जब तक हर जगह विकृत पक्षी न हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसके पास ध्रुव और तुषार को सुरक्षित बाहर निकालने का कोई निश्चित तरीका नहीं था, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं। अगर जवाद सिंह सचमुच मदद करने को तैयार हो तो शायद ये मामला सुलझ जाए। लक्ष्य ने ध्रुव और तुषार को वहीं छोड़कर अकेले चले जाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अगर ये बात बाहर फैल जाती तो उसकी प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचता। मार्शल आर्ट अकादमी में साथियों को छोड़ना भी मना था, जो अंततः बहुत हानिकारक साबित होता। जहां तक सीधे सीधे आगे बढ़कर चुपके से कदम उठाने की बात है, लक्ष्य ने इस बारे में सोचा तो था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि बात अभी उस हद तक पहुंची है। फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद लक्ष्य ने सबसे पहले ध्रुव और तुषार से कहा, क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं कि वो आपकी रक्षा करें? ध्रुव और तुषार दोनों ने सिर हिलाया। हालांकि लक्ष्य काफी शक्तिशाली प्रतीत होता था, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं था कि वह जवाद सिन्ह के स्तर तक पहुंच सकता है। उनका रवैया देखकर लक्ष्य खड़ी हो गई और जवाद सिन्ह से बोली, सचमुच खाना खत्म हो गया है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कीमत बताओ, लेकिन हमसे जबरदस्ती पैसे वसूलने की कोशिश मत करो। हम बेवकूफ नहीं हैं। जवाद सिन्ह की निगाहें चारों ओर घूमी और उसने जोर से कहा, 100 मिलियन। 100 मिलियन के बदले मैं तुम सबको इटावाहा काउंटी से सुरक्षित बाहर निकालूंगा। अगर कोई खतरा हुआ भी तो मैं उसे तुम्हारे लिए रोक दूंगा। मैं अपनी जान की कसम खाकर इसकी गारंटी देता हूं। इससे पहले उसने लक्ष्य के बैग पर एक नजर डाली थी और उसके अंदर एक चमक देखी थी, जिसे उसने उत्परिवर्तित पशु क्रिस्टल के रूप में पहचाना था, लेकिन वो उसकी सटीक मात्रा नहीं बता सका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लक्ष्य के बैग में बेजुआर और सांप की पित्ताशय जैसी अन्य वस्तुएं भी थी। ये चीजें आपस में ढेर थी, जिससे अधिकांश क्रिस्टल छिप गए थे। इसलिए जवाद सिंह ने जो देखा वह तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा था। इसके बावजूद जवाद सिंह ने अत्यधिक कीमत की मांग की। उनके अनुसार यदि लक्ष्य 100 मिलियन की संपत्ति उपलब्ध करा सके तो वो अधिकतम सीमा होगी। इससे अधिक उससे नहीं लिया जा सकता था। लक्ष्य ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत तो इतनी बड़ी कीमत लगाने की है, पर 100 मिलियन तो नामुमकिन है। और मैं कैसे यकीन करूं कि 100 मिलियन देने के बाद तुम सौदा तोड़ नहीं दोगे? मेरे पास इतनी नकदी भी नहीं है। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें 50 मिलियन की चीजें भुगतान के तौर पर दूंगा। अगर नहीं तो हम यही अलग हो जाएंगे। नहीं, ये 100 मिलियन ही होना चाहिए, अन्यथा मैं सहमत नहीं होऊंगा। जवाद सिंह ने हठपूर्वक कहा। अगर मुझे ठीक से याद है तो अभी जब मैंने लोहे की चेन नीचे फेंकी थी तो तुम सबसे पहले ऊपर चढ़े थे, है ना? इस तरह के व्यवहार को देखकर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि तुम किसी अहम मौके पर अपने साथियों की रक्षा करोगे। 50 मिलियन तो तुम्हारे लिए पहले से ही बहुत बड़ी रकम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अभी पैसे नहीं दिए। मेरी तुम्हें बचाने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जवाद सिंह अभी भी अड़ियल था। तुमने अभी अभी मेरा खाना भी खाया।
तुम्हें खाना खिलाना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक क्या? जंगल में खाना अनमोल होता है। मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है। पहले तुम्हें इसका हिसाब चुकाना चाहिए। ध्रुव और तुषार घबराकर जवाद सिन्हा को देख रहे थे। उन्हें लगा कि लक्ष्य का लहजा बहुत कठोर था। अगर उसने जवाद सिन्हा को नाराज किया और वह चला गया तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। जवाद सिंह ने लक्ष्य को गुस्से से घूरा, मानो वो उसे खा जाना चाहता हो। लेकिन लक्ष्य ने भी जवाद सिन्हा को भावहीनता से देखा और पीछे हटने से इनकार कर दिया। लगभग 1 मिनट की तनावपूर्ण चुप्पी के बाद जवाद सिंह ने अचानक कहा, ठीक है, मुझे सामान अभी दो। जवाद सिंह की आंखों में लालच देखकर लक्ष्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लक्ष्य ने जावद सिन्हा की ओर एक नजर डाली, दूसरों की नजरों को बैग के अंदर देखने से रोकने के लिए थोड़ा सा खिसका, फिर उसमें से कई चीजें निकाली। सी ग्रेड उत्परिवर्तित जानवर के क्रिस्टल, प्रत्येक 5 मिलियन। इनमें से 10 मिलकर 50 मिलियन होते हैं। इन्हें ले लो। लक्ष्य ने सामान जावद सिन्हा को सौंप दिया, तुरंत बैग का जिपर बंद किया और ध्रुव और तुषार से कहा, कैप्टन, तुषार, मुझे याद है मैंने कहा था कि हम अलग हो जाएंगे। मैंने कभी तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं कहा, इसलिए ये पैसा मुझे नहीं देना है। तुम दोनों पर मेरे 25 मिलियन बकाया है, अभी ट्रांसफर करो। लक्ष्य ने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया, चूंकि ध्रुव और तुषार ने जावद सिन्हा पर भरोसा किया था, इसलिए वे खर्च उठा सकते थे। उसका बिल चुकाने का कोई इरादा नहीं था। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, उसे कुछ गलत नहीं लगा और उसने तुरंत लक्ष्य को $25 मिलियन भेज दिए। तुषार हिचकिचाते हुए बुदबुदाया, तो फिर मुझे ही भुगतान करना पड़ेगा। तो फिर तुमने इतनी देर तक संकोच क्यों किया? लक्ष्य ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाओ मेरे 5 क्रिस्टल वापस ले आओ और खुद जावद सिंह से बातचीत करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुषार की हिम्मत नहीं हुई। उसे लक्ष्य नापसंद था, लेकिन लक्ष्य कम से कम भरोसेमंद था। जवाद सिन्हा प्रचंड एयर एरिना के लोगों में से एक नहीं थे और वो इसे जोखिम में नहीं डालेंगे। उसने $25 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। लक्ष्य ने अपना फोन चेक किया, पूरे $50 मिलियन आ चुके थे। ठीक है, अब जावद सिंह तुम्हारा मालिक है, मैंने पैसे नहीं दिए, तुम उसके साथ जा सकते हो। ध्रुव ने पलकें झपकाई, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए, वो मेरी रक्षा क्यों करेगा? लक्ष्य मुस्कुराया। ध्रुव ने सिर हिलाया, ये ठीक नहीं है। कप्तान होने के नाते मैं तुम्हें खतरे वाले इलाके में अकेला नहीं छोड़ सकता, हमारे साथ चलो। बोलते समय भी वो जावद सिन्हा की ओर देख रहा था, स्पष्ट रूप से अनुमति मांग रहा था। जावद सिंह ने 10 क्रिस्टल को टटोला, लेकिन उसका ध्यान लक्ष्य के भरे हुए बैग पर था। उसमें और भी कीमती सामान होना चाहिए था। अगर लक्ष्य चला गया तो वो अपना मौका खो देगा। संयम का दिखावा करते हुए उसने सिर हिलाया, भले ही मैंने आपसे केवल 50 मिलियन ही लिए हैं, लेकिन एक उच्च स्तरीय युद्ध जनरल होने के नाते मैं आपको खतरे में पड़ते हुए नहीं देख सकता। हमारे साथ आइए। पास में ही एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है। जब तक हम जिम्नेजियम वाले रास्ते से बचते हैं, मैं आपको सुरक्षित निकाल लूंगा। लक्ष्य ने जावद सिन्हा का अध्ययन किया, उनके विचारों को पूरी तरह से पढ़ लिया, फिर भी उनके साथ जाने का फैसला किया। जावद सिन्हा का समूह पूरी तरह थक चुका था। वे आगे बढ़ने से पहले छत पर पूरे 2 घंटे तक आराम करते रहे। उस दौरान लक्ष्य ने गौर किया कि तुषार जावद सिन्हा के बेहद करीब रहता था, ध्रुव से भी ज्यादा करीब। जावद सिन्ह मुख्य फाइटर थे, इसलिए तुषार की ये नजदीकी लक्ष्य को खटकने लगी। 2 बार वे शौचालय जाने के बहाने चुपके से निकल गए, दूर भटकते रहे और काफी देर बाद लौटे। जब वे वापस आए तो तुषार का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी निगाहें कहीं और थी। लक्ष्य ने खामोश ठंडी हंसी हंसी। तुषार अब भरोसे के लायक नहीं रहा था। 2 घंटे बाद उन्होंने अपना सामान समेटा और रवाना हो गए। मॉल की छत से निकलते समय जावद सिंह सबसे आगे थे, तुषार उनके ठीक पीछे थे।
ध्रुव उनका पीछा कर रहे थे और लक्ष्य सबसे पीछे थे। अब इटावाह काउंटी की हर गली उत्परिवर्तित राक्षसों से भरी हुई थी। जावत सिंह ने अपेक्षाकृत सुरक्षित रास्ता चुना और खड़ी बख्तरबंद गाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसने एक उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति की ताकत का प्रदर्शन किया। बी रैंक से नीचे का कोई भी जानवर एक ही वार में ढेर हो जाता था। उसकी तलवारबाजी इतनी कुशल थी कि लक्ष्य भी चुपचाप उसकी प्रशंसा करता रहा, भले ही वो स्वर्ण स्तर का मानसिक शक्ति पात्र बन जाए। फिर भी एक उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति से लड़ने के लिए ये अंतर पाटना कठिन होगा। उनके बीच एक विशाल क्षेत्र खड़ा था, एक ऐसी खाई जिसे पार करना आसान नहीं था। अगर उस विशालकाय तार के पेड़ वाले मानव भालू ने उसका खून न चूसा होता तो जावत सिंह को उन बंदरों से कभी डर नहीं लगता। 1 घंटे तक जावत सिंह ने अथक और भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ी। ध्रुव और तुषार ने उनकी सहायता की, जब तक कि बख्तरबंद गाड़ी सामने दिखाई नहीं दी। वाहन मलबे के ढेर के सामने खड़ा था। उसका अगला हिस्सा कुचला हुआ और खून से सना हुआ था। लक्ष्य ने उसे दानव देव दस्ते की बख्तरबंद गाड़ी के रूप में भी पहचान लिया। दानव देव दल लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और उनके द्वारा लूटे गए माल से लदा ट्रक अब लावारिस था। हैरानी की बात यह थी कि जावत सिंह और उसके साथियों ने उस वाहन को व्यायामशाला से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ठीक है, अंदर आ जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा। जावत सिंह हांफते हुए रुक गया। रास्ते में हुई लड़ाई में उसे काफी नुकसान हुआ था। ध्रुव और तुषार ने दबाव कम करने में मदद की, लेकिन लक्ष्य एक पर्यटक की तरह व्यवहार करता रहा। उसने जरा भी मेहनत नहीं की। फिर भी एक बार जब वे वाहन में बैठकर शहर से बाहर निकल जाते तो लक्ष्य के पास शेखी बघारने के लिए कुछ नहीं बचता। तुषार, तुम गाड़ी चलाओ। मैंने जो रास्ता बताया है उसी पर चलो। जावत सिंह ने लापरवाही से आदेश दिया। तुषार ने ध्रुव की ओर देखा, अपने होंठ दबाए और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। ध्रुव चाहता था कि जावत सिंह आगे वाली यात्री सीट पर बैठे, लेकिन जावत सिंह ने उसे मना कर दिया। कैप्टन ध्रुव, आगे बैठिए, मैं और लक्ष्य पीछे बैठेंगे। ध्रुव आगे वाली यात्री सीट पर बैठ गया। जावत सिंह ने प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्य को बख्तरबंद वाहन के मालवाहक डिब्बे में बिठा दिया। एक धातु का दरवाजा कैब को मालवाहक क्षेत्र से अलग करता था। इसे खोला या बंद किया जा सकता था। दानव देव दस्ते ने लूट का माल ले जाने में आसानी के लिए इसे बंद कर दिया था, जिससे मालवाहक डिब्बे को एक निजी दुनिया में बदल दिया गया था। डिब्बे में लूटा हुआ सामान भरा हुआ था, जिसमें अधिकतर उत्परिवर्तित जानवर थे। सामग्री कम से कम सी ग्रेड की थी। कोई क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन माल की कीमत 200 मिलियन से अधिक थी। लक्ष्य जावत सिंह के सामने विकृत बैल के छिलकों के ढेर पर टिका हुआ बैठा था और अंगड़ाई ले रहा था। आखिरकार घर जा रहा हूं। जैसे ही बख्तरबंद गाड़ी स्टार्ट हुई और शहर से बाहर निकल गई, जावत सिन्हा मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। सैन्य श्रेणी के बख्तरबंद वाहन बेहद मजबूत थे। केवल विशालकाय तार के पेड़ वाले मानव भालू जैसे ए ग्रेड उत्परिवर्तित जीव ही उनकी सुरक्षा को भेद सकते थे। जैसे ही वाहन शहर की सीमा की ओर तेजी से बढ़ा, अधिकांश उत्परिवर्तित जीवों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। भाग्य उनके साथ था। सामने ब्लू रिवर ब्रिज था और उन्हें किसी बड़े उत्परिवर्तित राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। वाहन के कवच के कारण कुछ बाल बाल बचने के मौके भी आए। जैसे ही वे शहर के निकास द्वार के पास पहुंचे, जावत सिंह ने अपनी सिकुड़ी हुई आंखें खोली। लक्ष्य, हम लगभग सुरक्षित हैं। मैंने शहर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया और ये वाहन ढूंढ निकाला। क्या आपको नहीं लगता कि आप पर मेरा कुछ एहसान है? लक्ष्य ने ऊपर देखा। तुम क्या चाहते हो? आपके पास 2 विकल्प है। या तो अपना बैग वही छोड़कर निकल जाएं, या मैं बैग लेकर आपको बाहर फेंक दूं। जावत सिंह की आंखें निर्मल थी।
मदद की उम्मीद मत करो। तुषार ने मेरे आदेश पर धातु का दरवाजा बंद कर दिया है। तुम्हारे साथियों ने भी सहमति दे दी है, इसलिए कोई बचाव दल नहीं आ रहा है। जावत सिन्हा को पूरा भरोसा था कि उनका पलड़ा भारी है। टारगेट एक उच्च स्तरीय युद्ध जनरल का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका बैग और उसमें मौजूद उत्परिवर्तित जानवर सामग्री की उपलब्धता से ये यात्रा बेहद लाभदायक साबित होगी। मुझे लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मैं पैकेट नहीं दूंगा तो तुम उसे ले जाओगे। पहले से ही तैयारी करना बेहतर है। लक्ष्य ने आह भरी, अपना काला ड्रैगन भाला एक तरफ रख दिया और अपना बैग उतार दिया। स्मार्ट लक्ष्य, तुम चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल में मुझे चुनौती दे सकते हो, लेकिन हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। हे, मरने से बेहतर है यथार्थवादी होना। लक्ष्य ने पैकेट सौंप दिया। जावत सिन्हा मुस्कुराया। उसे लक्ष्य के मूड की कोई परवाह नहीं थी। उसने मालवाहक डिब्बे को इसलिए चुना क्योंकि तंग जगह उसके लिए अनुकूल थी और लक्ष्य को अपने लंबे भाले का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन जैसे ही जावत सिन्हा ने बिना सुरक्षा वाले पैक को अपने कब्जे में लिया, सब कुछ बदल गया। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।